हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक रहेगा भाषाई कौशल के अंदर पठन का ज्ञान होना क्यों आवश्यक होता है, ताकि हम छात्रों को बेहतर तरीके से रीडिंग में या फिर पठन में कुशल बना सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पठन की प्रकृति क्या रहती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, पठन कौशल भी और योग्यता भी है, यानी कि पठन एक कौशल भी होता है और एक योग्यता भी होती है। ये कौशल के रूप में प्रारंभ होता है और योग्यता के रूप में होती है। पठन को स्टार्ट करते तो एक कौशल के रूप में हम सीखते हैं और जैसे जैसे हम उसमें निपुण होते जाते हैं वो हमारी योग्यता हमारे अंदर उभर के आती है। निम्न प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 और कक्षा 2 में पठन के यांत्रिक पक्ष जैसे उच्चारण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति आदि पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, जिसका विकास शाश्वर वाचन के माध्यम से किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो निम्न प्राथमिक कक्षा है यानी कि कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड के छात्रों को जो पठन का ज्ञान किया जाता है वो उच्चारण के माध्यम से, बच्चों को वाचन के माध्यम से, बोलने के माध्यम से और मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम पे सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। और इन सब का जो विकास किया जाता है वो शाश्वर वाचन के माध्यम से किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद कक्षा 3, 4 और 5 में शाश्वर पठन कौशल के साथ साथ पठन योग्यता, जिसमें अर्थ को ग्रहण करना और पठित वस्तुओं में आए तथ्य, भावों और विचारों का ग्रहण करने पर भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बल दिया जाता है, जिसका विकास मौन पठन योग्यता के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि क्लास 3rd to 5th तक छात्रों को शाश्वर पठन के अंदर जब हम छात्रों को कोई चीज पढ़ाई जाती है तो उसके अर्थ को ग्रहण करने के बारे में बताए जाते हैं। अगर कोई तथ्य, कोई फैक्ट बताए गए, कोई भाव आए, कोई विचार आए तो बच्चे उस पर तर्क और वितर्क दे सके, उसमें गहन अध्ययन करने के जो कौशल है वो भी विकसित किया जा सके। गहन अध्ययन करने का जो कौशल है वो मौन पठन के द्वारा छात्रों में विकसित किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पठन एक बहुआयामी जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें लिपि, प्रतीकों की पहचान की कुशलता के साथ साथ पठित सामग्री के अर्थ ग्रहण एवं उसके पूर्ण आशय समझ लेने की योग्यता का समावेश होता है। इसमें ग्रहण किए गए अर्थ की व्याख्या करना होता है, निर्धारण तथा अर्जित ज्ञान का प्रयोग शामिल होता है। प्रकृति की दृष्टि से पठन कौशल तथा योग्यता दोनों का जो समन्वित विकास करना आवश्यक माना जाता है। कहने का तात्पर्य कि पठन के अंदर कोई अगर व्याख्या आती है उसका अर्थ ग्रहण करना, उस व्याख्या को समझना और सारी चीजें जो है वो हम पठन में पढ़ने के साथ साथ हम चीजों के जो ग्रहण है उसका जो अर्थ है उसके अर्थ को भी हम ग्रहण करते हैं अच्छी तरह। चलिए अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे पठन के प्रकार तथा स्तर कौन कौन से हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पठन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ स्पीकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पठन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शाश्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। शाश्वर पठन में शब्दों का उच्चारण, वाक्यों का सार्थक शब्द, समूह में विभाजन, अनुतान, विराम चिन्ह, प्रवाह आदि महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य जो शाश्वर पठन में उच्चारण पे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वाक्यों के जो सार्थक समूह और निरर्थक समूह इनका विभाजन यानी कि डिफरेंट करना आना चाहिए। उसके बाद अनुतान पे सबसे ज्यादा बल दिया, बोलते समय विराम लेना है, कहाँ पे चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमें संकेत देने उसके माध्यम से बताना है, और हमारी जो प्रवाह यानी कि बोलने की जो क्षमता है कहाँ पे तेज होनी चाहिए, कहाँ पे धीमी होनी चाहिए, इन सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है शाश्वर पठन के अंदर। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्योंकि वह मौखिक अभिव्यक्ति के बहुत ज्यादा निकट होता है, मौन पठन में स्वरहीनता, पठन गति तथा अर्थ ग्रहण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। शिक्षण की दृष्टि शाश्वर पठन कौशल के रूप में विकसित किया जाता है और मौन पठन विकसित योग्यता अध्ययन योग्यता में भी सहायक होता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। शाश्वर पठन का कौशल मौन पठन की योग्यता के आधारभूत सोपान यानी कि चरण में होता है और मौन पठन की योग्यता अध्ययन की योग्यता के लिए भी आवश्यक माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से मौन पठन की आवश्यकता शाश्वर पठन की अपेक्षा बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं और अधिक रहता है। चलिए डिस्कस करते हैं शाश्वर और मौन पठन की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले शाश्वर पठन की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, शाश्वर पठन एक कौशल या फिर स्किल के रूप में छात्रों में विकसित किया जाता है ताकि छात्रों को सही ढंग से पढ़ने में निपुण बनाया जा सके। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। शाश्वर पठन के शिष्टाचार के अंतर्गत पठन के खड़े होने का ढंग, उसके पुस्तक पकड़ने की जो विधि होती है, सही पढ़ते समय सही ढंग से पुस्तक को पकड़े और पुस्तक की आंखों की दूरी से ना हिलाना, पुस्तक घर उंगली ना रखना तथा सहज एवं स्वाभाविक रूप में पढ़ना शामिल होता है।
ज्ञान के कहने का मतलब है कि जब हम सात स्वर पठन करते हैं सही ढंग से हम पुस्तक पकड़ने का प्रयोग हम सीखते हैं और पुस्तक और आंखों के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए उसका हमें ध्यान रखना होता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सात स्वर पठन दूसरों के लिए किया जाता है अतएव यह औपचारिक है। इसके अंतर्गत अभिनंदन पत्र, प्रतिवेदन तथा लिखित अभिभाषण पढ़े जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो सात स्वर पठन है वो हमेशा दूसरों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सात स्वर पठन होता है वो एक फॉर्मल होता है, यानी कि औपचारिक रूप से छात्रों को बताया जाता है। जैसे किसी का अभिनंदन करना हो, किसी का स्वागत करना हो, किसी का हमें पत्र लिखना हो और भाषण देना हो, लेक्चर देना हो, तो ये सारी चीजें हम सात स्वर पठन के अंतर्गत करते हैं। जहाँ हमें सभी चीजों का ध्यान रखना जरूर होता है। अपने हाव भाव का, आइस कॉन्टेक्ट का बहुत ध्यान रखना होता है। हमें क्या चीज बोलनी है, कब कहाँ लिखना है, कब विराम चिन्ह लेना, इन सब चीजों का हम सात स्वर पठन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, सात स्वर पठन में श्रोताओं की संख्या व दूरी तथा सामग्री की प्रकृति पर सुर की ऊंचाई तथा गति भी निर्भर करती है। जब भी हम सात स्वर पठन करते हैं तो इनमें जो सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसके बीच की दूरी और जो हमारी जो सामग्री होती है जिसमें हमें बोलना होता है उसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। और हमारे जो सुर होते हैं, सुर में उतार और चढ़ाव, कब तेज बोलना है, कब धीमे बोलना है और किस प्रवाह के साथ बोलना है, इन सब चीजों का हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसमें शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध बलाघात, अनुतान, वाक्यों का सार्थक, पदबंधों में विभाजन, विराम चिन्हों का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। सामग्री की प्रकृति के अनुकूल ही भावपूर्ण वाचन आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जब भी हम सात स्वर पठन करें तो उसमें हमें शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना है। बलाघात हो गई, अनुतान हो गया, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, कौन से वाक्य को इंक्लूड करना है, सुर, लय, ताल, सभी चीजों का, विराम चिन्हों का हमें ध्यान रखना अवश्य माना जाता है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि मौन पठन क्या होता है, मौन पठन के महत्व भूमिका क्यों होती है छात्रों को सिखाने के लिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, मौन पठन में अधिग्रहण पर बल होता है, इसलिए वे ज्ञानार्जन का मुख्य आधार भी माना जाता है। कहने का तात्पर्य कि मौन पठन के द्वारा हम किसी चीज का अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को भी ग्रहण करने पे बल दिया जाता है, उसके अर्थ को भी समझने पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है और उसी से छात्रों की नॉलेज का पता चलता है कि उसने पढ़ने के बाद कितनी चीजों को ग्रहण किया, कितनी चीजों को ग्रहण नहीं किया। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मौन पठन में पुस्तक को पढ़ते समय सामान्य दूरी पर रखना, बिना होठ हिलाए तथा बुदबुदाए पढ़ना, पृष्ठ यानी पेज पर उंगली न रखना तथा स्वयं अधिग्रहण करते जाना आदि बातें सम्मिलित होती है। कहने का तात्पर्य कि जब भी हम मौन पठन होते हैं हमें पता होता है कि हम क्या चीज पढ़े, क्या चीज नहीं होनी, बिना हम होठों को हिलाए मौन पठन करते हैं और उसके अर्थ को हम अच्छी तरह समझते हैं। हम उंगलियों को बिना रखे भी अच्छे से उसका अर्थ ग्रहण भी समझ पाते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमारे माइंड में होती है। हम बिना कुछ बोले अच्छी तरीके से मौन पठन को ग्रहण करते हैं, उसके अर्थ को सही रूप में समझते हैं। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मौन पठन विभिन्न संदर्भों में अपने लिए ही किया जाता है, अतएव यह अनौपचारिक है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के शैक्षिक, कार्यालय, अनौपचारिक सामग्री का पठन सम्मिलित होता है। कहने का तात्पर्य कि जो मौन पठन है वो हम अपने स्वयं के लिए करते हैं। जब हमें कोई चीज पढ़नी होती है उसके अर्थ को समझना होता है तब हम मौन पठन पे सबसे ज्यादा बल देते हैं। और जो मौन पठन होता है एक इनफॉर्मल होता है, यानी कि अनौपचारिक माना जाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मौन पठन में पठन की गति हमेशा तीव्र होती है, तेज होती है, किंतु सामग्री की प्रकृति तथा संदर्भ के अनुसार पठन की जो गति है उसे हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, जैसी भी हमारी आवश्यकता होती है अपनी नीड के अनुसार। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मौन पठन कई अनेक रूप है, जैसे गंभीर अध्ययन करते हैं जब, और निश्चित सामग्री को ढूंढने के लिए जब हम चीजों को पढ़ते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, सरसरी दृष्टि से द्रुत गति से पढ़ना आदि, ये सारी चीजें हम मौन पठन के अंदर करते हैं। गहन अध्ययन करता है जब चीजों को गंभीर रूप से समझना होता है, उसके अर्थ को अच्छे तरीके से समझना होता है, ये सारी चीजें हम मौन पठन के अंतर्गत चीजों को करते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। शिक्षण की दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं यानी कि 1st to 5th तक सात स्वर पठन पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए। विद्यार्थियों को संप्राप्ति को देखते हुए मौन पठन कक्षा 4 से प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि जो मौन पठन का आरंभ है वो क्लास 4 से हमें शुरू करना चाहिए पढ़ाने के लिए छात्रों को और समझाने के लिए। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में मौन वाचन पर बल देना चाहिए सबसे ज्यादा, यानी कि उच्च प्राइमरी लेवल पे सबसे ज्यादा बल देना होता है मौन वाचन के ऊपर। पर विद्यार्थी की पठन योग्यता कम होने पर सात स्वर वाचन नहीं कराया जा सकता, यानी कि अगर विद्यार्थी की जो पठन योग्यता है अगर वो कम होगी तो उसमें हम सात स्वर वाचन है उसे नहीं करवा सकते। सात स्वर वाचन का जो महत्व होता है वो छोटी कक्षा में सबसे ज्यादा महत्व माना
जाता है। बड़ी कक्षाओं के लिए हम मौन पठन का ज्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि बड़ी कक्षाओं का उनका सिलेबस ज्यादा होता है। उसी के अनुसार छात्रों को चीजों को खुद पढ़ के समझना भी जरूरी होता है और जरूरी माना जाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मौन पठन हर प्रकार की सामग्री से कराया जा सकता है आसानी से, पर संवाद और कविता में शास्त्र पठन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। निबंध हो गया, कहानी हो गया, जीवनी के लिए मौन पठन सबसे ज्यादा उपयुक्त माना भी जाता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मौन पठन हो या फिर मौन अर्थ ग्रहण की अपेक्षा दोनों में ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थ ग्रहण के बिना पठन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण 3 स्तरों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। फर्स्ट पे आता है सूचनात्मक, उसकी सूचना को ग्रहण करना। सेकंड होता है व्याख्यात्मक, उसकी व्याख्या को पढ़कर उसकी व्याख्या को समझना। आलोचनात्मक यानी कि जो हमने चीजें सुनी है, पढ़ी है और उसके बारे में समझा, उसके बाद अपने जो विचार है उसकी आलोचना करना, इस सब चीजों पे बल दिया जाता है। 4th नंबर पे आता है सृजनात्मक, उस पे ज्यादा बल दिया जाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सूचनात्मक स्तर के पठन में तथ्य, भावों एवं विचारों की जानकारी मात्र प्राप्त की जाती है, उससे पाठक के ज्ञान का विस्तार भी होता है। आवश्यकता पड़ने पर पाठक उन तथ्य, भावों तथा विचारों का केवल प्रत्यय स्मरण ही कर पाता है आसानी से। जो भी पढ़ा है तो वो उसके क्या तथ्य है, क्या उसके भाव है, क्या विचार तक, इसको वो रिकॉल कर सकता है, याद कर सकता है जब भी उसे आवश्यकता होती है, नीड होती है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। व्याख्यात्मक एवं आलोचनात्मक स्तर पर पाठक उन तथ्य, भावों और विचारों की व्याख्या के द्वारा उनकी शुद्धता तथा विश्वसनीयता आंकता है। सृजनात्मक स्तर पर पठित सामग्री के अध्ययन और मनन से उसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति क्षमता भी छात्रों में विकसित हो पाती है आसानी से। वे स्वयं लिखने के लिए हमेशा मोटिवेट रहते हैं और प्रेरित रहते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पठन के इन तीनों स्तरों को अंग्रेजी में क्रमशः रीडिंग बिटवीन द लाइन तथा रीडिंग ऑन द लाइन कहा जाता है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पहुंचते पहुंचते बालकों ने पठन की कुशलता व योग्यता उचित विकास होने से पठन के समय उनके व्यवहार में भी हमेशा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे वो बड़ी कक्षा में जाते हैं उनके पठन में भी सुधार आता जाता है और उनके कौशल भी अच्छे ढंग से विकसित हो पाते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।